क्या कोर्ट किसी सिविल केस में किसी प्लेंटिफ को फोर्स कर सकता है कि इस पक्षकार को पार्टी बनाओ? आइए इसको समझते हैं। नमस्कार, वेलकम बैक टू आयुषीज जुडिशरी एंड लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं बहुत ही स्पेशल जजमेंट सीरीज। ये सीरीज है इन कोलैबोरेशन विद द वर्डिक्ट टुडे। आज एक नया जजमेंट करेंगे जो कि है नाक इंजीनियरिंग प्राइवेट कंपनी लिमिटेड वर्सेस तरुण केशरी चंद शाह एंड अदर्स। इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में दिया था, जो कि द वर्डिक्ट टुडे के जनवरी एडिशन में देखने के लिए मिलता है। और ये जजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि नेसेसरी पार्टीज क्या होती है और किस हद तक किसी एक सिविल केस में किसी प्लेंटिफ को कुछ करने के लिए फोर्स किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। तो जो कोर इशू है इस केस का वो ये है कि क्या कोई पर्सन या जो कंपनी है सिर्फ इस बेसिस पे सूट में उसको ऐड किया जा सकता है या डिफेंडेंट के रूप में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि उसका ये कहना है कि वो ओरिजिनल डिफेंडेंट का सक्सेसर है, इसलिए उसे ऐड कर लिया जाए। और दूसरी चीज, क्या ये चीज किसी प्लेंटिफ की मर्जी के अगेंस्ट हो सकती है कि प्लेंटिफ नहीं बनाना चाहता है किसी को डिफेंडेंट, तो क्या उसे कंपेल किया जा सकता है कि नहीं तुम तो इसको डिफेंडेंट बनाओ ही? ये दोनों चीज़ों का सवाल इन दोनों सवालों का जवाब हमें आज देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले फैक्ट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मुंबई में चर्च गेट पर एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल ओनर जो थे वो थे केशरी चंद शाह जी, जिनकी कंपनी की जिनके सोल प्रोप्राइटर थी उस कंपनी की वो प्रॉपर्टी थी। तो उस प्रेमाइसेस के लगभग 525 स्क्वायर फीट एरिया, जिसमें 5 केबिन थे, उन्हें मैसर्स मॉडर्न को जो है लेट आउट किया गया। मॉडर्न ने फिर फर्दर उस प्रेमाइसेस को क्या किया, मैसर्स किशोर इंजीनियरिंग कंपनी को लाइसेंस और सबलेट कर दिया। और यहीं से जो है डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि किशोर इंजीनियरिंग कंपनी को जब वो प्रेमिसेस दिया था तो मंथली रेंट के अलावा उनको हर मंथ 2100 रुपीज़ का मंथली सर्विस चार्ज भी पे करना था। ये सर्विस चार्ज था फर्नीचर्स फिक्चर्स को यूज़ करने के लिए। और ओनर केशरी चंद शाह जी जो थे, उनकी डेथ के बाद ये सर्विस चार्जेस जो थे, ये सर्विस चार्जेस उनके लीगल एयर्स को मिलते हुए आ रहे थे जो उसको रिसीव कर रहे थे। अब क्या हुआ, जो ओनर्स थे उन्होंने किशोर इंजीनियरिंग कंपनी के अगेंस्ट जो है सूट फाइल किया। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि दिस सूट वाज नॉट रेंट रिकवरी के लिए, रेंट रिकवरी का सूट नहीं था, सर्विस चार्ज की रिकवरी के लिए ये सूट था। और क्लेम किया गया कि 2100 पर मंथ के हिसाब से एक सब्सटैंशियल पीरियड के लिए जो है ये सर्विस चार्ज पे नहीं किया गया, तो अराउंड 75,600 रुपीज़ का अरियर्स का क्लेम इसमें किया गया। अब क्या हुआ, किशोर इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुई, ना उन्होंने रिटन स्टेटमेंट दिया। और इवेंचुअली फिर क्या हुआ कि कोर्ट उनके अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीड कर गई। एक्स पार्टी प्रोसीड होने के बाद उसमें एविडेंस भी क्लोज हो गया और यूजुअली केस ऐसे ही आगे बढ़ता। लेकिन यहीं पे 9 साल के बाद एक ट्विस्ट आया। अब ट्विस्ट क्या था कि यहाँ पे एंट्री होती है नाक इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की, और इन्होंने क्या एप्लीकेशन दिया, इन्होंने एप्लीकेशन दिया कि हमें भी इस सूट में डिफेंडेंट बनाया जाए। और उन्होंने कहा कि किस आधार पर बनाया जाए, तो इस आधार पर बनाया जाए कि नाक इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो किशोर इंजीनियरिंग कंपनी की सक्सेसर है। उन्होंने ये कहा कि जो किशोर कंपनी काम करती थी हम उसे एक्चुअली सक्सीड कर चुके हैं और उसी बिजनेस को हम आगे कैरी ऑन कर रहे हैं, इसलिए हम तो भाई बहुत ही नेसेसरी पार्टी हैं और हमारे को इस सूट में आप इम्प्लीट कराइए एज ए डिफेंडेंट, हमारे बिना ये सूट में कोई आप ऑर्डर नहीं पास कर सकते। ट्रायल कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। ट्रायल कोर्ट ने उसे नाक इंजीनियरिंग कंपनी को डिफेंडेंट के रूप में इम्प्लीट करने की परमिशन दे दी। लेकिन फिर क्या हुआ, हाई कोर्ट में ये बात गई, हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो हाई कोर्ट का ये व्यू था कि नाक इंजीनियरिंग कंपनी जो है ये ना तो प्रॉपर पार्टी है ना ये नेसेसरी पार्टी है इन द केस। और इस कारण से क्योंकि इनके बीच कोई लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इनको कभी वो चीज़
टेनेंसी पे दी ही नहीं गई थी, तो इसीलिए इनको इसमें इम्प्लीट करना नहीं बनता है। अब ऑब्वियसली उस ऑर्डर से नाक इंजीनियरिंग कंपनी अग्रीव थी, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में फर्दर सेम इशू अराइज हुआ दैट वेदर नाक इंजीनियरिंग कंपनी वाज अ नेसेसरी पार्टी or a proper party to be implemented in the suit of recovery of service charges। तो अगर सिंपल भाषा में बोलें तो क्या नाक इंजीनियरिंग कंपनी को इस सूट में पार्टी बनाना नेसेसरी था? और सेकंड क्वेश्चन कि क्या प्लेंटिफ्स को ये कंपेल किया जा सकता है कि वो नाक इंजीनियरिंग को डिफेंडेंट बनाए? अब इसका आंसर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा इसमें डिस्कस किया है ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी। ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी हमारे को पार्टीज, नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टीज के बारे में बताता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी है क्या। इस चीज को डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई वेरियस जो उनके लैंडमार्क केसेस हैं उसको डिस्कस किया है। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस किया है रमेश हीराचंद के केस को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अ नेसेसरी पार्टी इज दैट पार्टी विदाउट हुम नो इफेक्टिव ऑर्डर कैन बी मेड। मतलब वो नहीं रहेगी तो आप इफेक्टिव ऑर्डर, इफेक्टिव डिक्री पास ही नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉपर पार्टी वो है जिसके एब्सेंस में इफेक्टिव ऑर्डर तो पास हो सकता है, लेकिन उनकी अगर वो प्रेजेंट होते तो मैटर को कंप्लीट और फाइनल मैनर में डिसाइड करने में हेल्प मिलती। मतलब नेसेसरी पार्टी वो पार्टी है जिनके ना होने पर इफेक्टिव डिक्री ही पास नहीं की जा सकती, और प्रॉपर पार्टी वो है जिनकी प्रेजेंस कंप्लीट एडजुडिकेशन के लिए यूजफुल थी या नेसेसरी थी। अब यहाँ पे जो है नेसेसरी पार्टी के ट्विन टेस्ट को एक बहुत ही लैंडमार्क केस है कस्तूरी वर्सेस इयम्पेरुमल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है और उस केस को वापस इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रेट किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन क्या है कि आप कैसे मानेंगे कि कोई नेसेसरी पार्टी है? तो ट्विन टेस्ट है। सबसे पहला टेस्ट कि there must be some right or some relief claimed against that party in respect of the controversy। जो आपके बीच कंट्रोवर्सी है, जो आपके बीच इशू है, उसको लेकर उस पार्टी के अगेंस्ट कोई राइट या फिर कोई रिलीफ आपने मांगी हो। सेकेंडली, कोई भी इफेक्टिव डिक्री जो है वो पास नहीं की जा सकती है इन एब्सेंस ऑफ दैट पार्टी। तो अगर कोई पर्सन आके ये बोल रहा है कि मेरा भी इंटरेस्ट था या मुझे भी सुना जाए, ये इनफ नहीं होगा। आपको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आप उधर पे नेसेसरी पार्टी है या नहीं है। बात करें नाक इंजीनियरिंग की पार्टी की कि वो क्यों नेसेसरी पार्टी नहीं थी, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्लेंटिफ ने तो इनके अगेंस्ट कोई रिलीफ ही नहीं क्लेम किया है। जब रिलीफ ही नहीं क्लेम किया है तो ट्विन टेस्ट का जो पहला टेस्ट है वही फेल हो जाता है, दैट नो राइट और रिलीफ इज क्लेम्ड अगेंस्ट दिस पार्टी। तो क्योंकि उन्होंने ये सूट तो सर्विस चार्जेस की रिकवरी के लिए लगाया था, वो सर्विस जो चार्जेस थे वो किशोर इंजीनियरिंग कंपनी के अगेंस्ट ड्यू थे और उन्होंने वो सर्विसेज अवेल करी थी, तो उनको वो सर्विस चार्जेस देने। नाक इंजीनियरिंग का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, उनसे हम कोई राइट और रिलीफ क्लेम नहीं कर रहे हैं, और इस कारण से जो है वहां पे सबसे पहला जो टेस्ट है वो ही फेल हो गया। दूसरी चीज कोर्ट ने यहाँ पे ये भी नोट किया कि ऐसा कोई मटेरियल नहीं है ऑन रिकॉर्ड जो ये दिखाता हो कि अगर डिक्री किशोर इंजीनियरिंग कंपनी के अगेंस्ट पास होगी तो उसको नाक इंजीनियरिंग कंपनी के अगेंस्ट इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक पार्टी के अगेंस्ट प्रोसीड करते हुए हम उसको कहीं ना कहीं बेंड करके इनसे भी वो रिकवरी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो इसलिए जो है वो नाक कंपनी उनकी नेसेसरी पार्टी नहीं है। अब बात आती है कि जो उन्होंने क्लेम किया था कि हम सक्सेसर हैं किशोर कंपनी के, इंजीनियरिंग कंपनी के, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट कनेक्शन जो है लिटिगेशन में वो इस्टेब्लिश करना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट जो है वो हमेशा ऑथेंटिक एविडेंस जो ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस होंगे उसके आधार पर ही जजमेंट देगी। मात्र ऐसे कह देने पर कभी भी जजमेंट नहीं आता है। तो कोर्ट को कोई भी ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं मिला जिससे ये दिखता हो कि किशोर इंजीनियरिंग कंपनी एक्चुअली आगे चल के नाक इंजीनियरिंग कंपनी में कन्वर्ट हो गई थी। तो कोर्ट ने ये नोट किया कि जो किशोर इंजीनियरिंग कंपनी थी वो एक्चुअली एक पार्टनरशिप फर्म थी और उसका रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में रिकॉर्ड भी मिला, एंड दैट
इट स्टिल एग्जिस्टेड एज अ पार्टनरशिप फर्म। मतलब ऐसा नहीं है दैट ऑन द डेट ऑफ मेकिंग सच कंटेंशंस किशोर इंजीनियरिंग फर्म का बिल्कुल एग्जिस्टेंस जा चुका है, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही थी पार्टनरशिप रिकॉर्ड्स में। तो ऐसे में नाक इंजीनियरिंग का ये कि हम उनके सक्सेसर हैं और हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं विदाउट एनी प्रूफ है, वो ऑटोमेटिकली इसमें फेल हो गया। इसी के साथ साथ क्या हुआ, नाक इंजीनियरिंग ने अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, बिल्कुल ठीक बात है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ये प्रूव होता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और उसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, डिवॉइड और सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रमोटर। डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी शो करता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। हाउएवर ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये नहीं शो करता कि आपने किसी प्रीवियस बॉडी कॉर्पोरेट को सक्सीड कर लिया है। तो अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपने किसी पहले की कंपनी को सक्सीड किया है, उसके आप लीगल सक्सेसर हैं, तो इसको आपको प्रूव अलग तरीके से करना पड़ेगा। चाहे अपनी टर्म डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर्स, वो सब दिखाएं, या आप ये दिखाएं कि ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट इसी पर्पज से हुई थी कि उसको टेक ओवर कर लिया जाएगा। तो मियरली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो दूसरी कंपनी को आपने टेक ओवर कर लिया है या उसके आप सक्सेसर हो, ये शो नहीं करेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सिर्फ और सिर्फ शो करेगा कि आपकी कंपनी का एक लीगल एग्जिस्टेंस है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है डोमिनस लिटस के बारे में, विच इज द वेरी हार्ट ऑफ दिस जजमेंट। नाउ डोमिनस लिटस इज द कॉन्सेप्ट, लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है मास्टर ऑफ द लिटिगेशन। तो सिविल सूट में यूजुअली प्लेंटिफ इज द डोमिनस लिटस। प्लेंटिफ कौन होता है? प्लेंटिफ वो व्यक्ति होता है जो कोर्ट में आके दावा लगाता है किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट। तो दावा लगाने वाला व्यक्ति कोर्ट में इनिशियल डॉक्यूमेंट प्लेंट लेके आता है जिसके ऊपर सिविल दावा स्टार्ट होता है, सिविल सूट स्टार्ट होता है, इसीलिए हम उसे प्लेंटिफ कहते हैं। अब प्लेंटिफ जो है ही इज द डोमिनस लिटस, मतलब उसकी वो मास्टर है अपने सिविल लिटिगेशन का। वो चूज करेगा कि उसको किसे स्यू करना है, किसे स्यू नहीं करना है, उसको किसके अगेंस्ट रिलीफ चाहिए, किसके अगेंस्ट रिलीफ नहीं चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि प्लेंटिफ नेसेसरी पार्टी को एक्सक्लूड कर सकता है। ऑफ कोर्स ऑर्डर 1 में हम ये देखते हैं और इसके आगे इस पे बहुत ही एस्टैब्लिश लॉ है कि अगर कोई नेसेसरी पार्टी थी और आपने उसको अपने सूट में इंप्लीड नहीं किया है तो फिर आपका सूट जो है वो डिक्री नहीं हो सकता, और अगर डिक्री हो भी गया है तो उस डिक्री का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो कोई जेन्युइनली अगर नेसेसरी पार्टी है, नेसेसरी पार्टी मतलब अगेन गोइंग टू दैट ट्विन टेस्ट कि जिसके अगेंस्ट रिलीफ क्लेम किया गया हो, राइट क्लेम किया गया हो, एंड सेकेंडली कि जिसके बिना इफेक्टिव एडजुडिकेशन करना ही पॉसिबल नहीं है। अगर एक एग्जांपल लें तो जैसे एक सक्सेशन का मान लो पार्टीशन का सूट है, पार्टीशन में 3 भाइयों की वो प्रॉपर्टी है जिनके बीच वो बंटना है। तो ऐसा नहीं है कि वो 2 भाई जो हैं अपने आप में पार्टी करके उसको पार्टीशन करवा लें, क्योंकि पार्टीशन में तीनों एलआर्स का होना जरूरी था, तीनों का राइट था। सो ऑल 3 ऑफ देम आर गोइंग टू बी नेसेसरी पार्टीज। तो ऐसे जहां पे राइट और रिलीफ क्लेम की गई है एक पर्सन के अगेंस्ट और दूसरा उनके बिना इफेक्टिव एडजुडिकेशन नहीं हो सकता, अगर ऐसी कोई नेसेसरी पार्टी है तो फिर कोर्ट उसको इंप्लीड कर सकती है और उसको इंप्लीड करने का डायरेक्शन भी दे सकती है। लेकिन अगर प्रपोज्ड पार्टी नेसेसरी पार्टी नहीं है, प्रॉपर पार्टी है, या फिर नाइदर नेसेसरी नॉर नॉन प्रॉपर पार्टी है, तो फिर आप प्लेंटिफ को फोर्स नहीं कर सकते कि वो उस पर्सन के अगेंस्ट भी लिटिगेट करे। मतलब प्लेंटिफ जो है वो डोमिनस लिटस है, और अगर वो किसी नेसेसरी पार्टी को इंप्लीड नहीं कर रहा है तो अपने रिस्क पर कर रहा है, वो उसके कॉन्सिक्वेंस को बेयर करेगा। हाउएवर नेसेसरी पार्टी को छोड़ के किसी भी पार्टी को आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने विशेष के अगेंस्ट उस पार्टी को इंप्लीड करे अपने केस में, उसके अगेंस्ट केस लड़े और उसको आगे उस केस में मौका दे या फिर उसको सुनवाई करवाए या वॉट एवर द केस में भी। मतलब कि उसके विशेष के अगेंस्ट किसी भी पार्टी को इंप्लीड नहीं किया जा सकता है सूट में, एक्सेप्ट
एक नेसेसरी पार्टी हो गई जिसके संबंध में कोर्ट डायरेक्शंस दे सकती है। तो फाइनल जजमेंट इस केस में हमें क्या देखने के लिए मिला? हमें ये देखने के लिए मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने नाक इंजीनियरिंग की जो है वो अपील को डिसमिस किया और कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ना तो वो नेसेसरी पार्टी है ना वो प्रॉपर पार्टी है, और पर साथ में कोर्ट ने उनको प्रोटेक्ट भी किया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई डिक्री आती है तो डिक्री जो है वो नाक इंजीनियरिंग के अगेंस्ट इन्फोर्सिबल नहीं होगी, क्योंकि उनको इम्प्लीड नहीं किया गया है, उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, और इस कारण से एनी डिक्री दैट कम्स इज नॉट एट ऑल enforceable against NARC engineering in any of the circumstances। तो यहाँ पे हमारे को जो पॉइंट्स देखने के लिए मिले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस जजमेंट में अगर समअप करें तो सबसे पहले जो है ऑर्डर 1 रूल 10, कोर्ट ये किसी भी पार्टी को तभी इंप्लीड करेगी जब वो एक नेसेसरी पार्टी थी। नंबर 2, नेसेसरी पार्टी कौन है? नेसेसरी पार्टी वो है जिसके अगेंस्ट राइट या रिलीफ को क्लेम किया गया है एंड जिसके ना रहते हुए इफेक्टिव डिक्री, इफेक्टिव एडजुडिकेशन पास नहीं किया जा सकता है। दोनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होनी जरूरी है। तीसरा, प्रॉपर पार्टी वो है जिसकी प्रेजेंस ठीक है, जो सारे केसेस पर प्रॉपर लाइट डाल सकता है, सर्कमस्टेंसेस, फैक्ट्स को ला सकता है, और उसके रहते हुए कंप्लीट एंड इफेक्टिव एडजुडिकेशन हो सकता है, जो कि सारे तथ्यों से जानकार है, जो कि एक प्रॉपर जिसका भी इंटरेस्ट उसमें है। फोर्थ जो है वो है डोमिनस लिटस का कॉन्सेप्ट। प्लेंटिफ इज अ डोमिनेंट लिटस। कोई भी पर्सन खुद को प्लेंटिफ पे फोर्स नहीं कर सकता, ना प्लेंटिफ को इस बारे में फोर्स कर सकता है कि वो उसके अगेंस्ट लिटिगेशन करे अनलेस ही इज अ नेसेसरी पार्टी। फिफ्थ, अगर किसी कंपनी का सक्सेशन शो करना है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन खुद सिर्फ इनफ नहीं है, वो इस बात को कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश नहीं करेगा कि आपने किसी लीगल एंटिटी को सक्सीड किया है, और आपको सक्सेशन के असेट्स और लाइबिलिटीज के मर्जर्स के सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको दिखाने पड़ेंगे। सो आई होप ये क्लियर होंगे, छोटे से पॉइंट थे। अगले हफ्ते मिलेंगे नए जजमेंट के साथ। तब तक याद रखेंगे, लॉ सीखना है, समझना है, लेकिन रटना नहीं है। एंड आपको जब भी टाइम मिले द वर्डिक्ट टुडे के एक बार आप जरूर देखें बुक्स, दे आर वेरी गुड जर्नल्स, और इसमें बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंटर्स हैं। सो यस, थैंक यू एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीक।